हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज एक बार मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीके मॉक टेस्ट का भाग 29वां। तो दोस्तों देखते हैं आज के यानी भाग 29वें के सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, किस पर्वत शिखर को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो अब थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों जो दिए गए हैं। पहला है सागरमाथा। तो सागरमाथा का अर्थ होता है दोस्तों स्वर्ग का शीर्ष। और ये कहाँ पे बोला जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागरमाथा। तो नेपाल से है। अगला शब्द है चोमोलुंगमा। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों पर्वतों की रानी। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पे बोला जाता है? ये तिब्बत में। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी कपिल जलधारा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ये धारा यहाँ पे होगा, आप लोग अपने में सुधार लेना। कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक में निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान की फाइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, टनकपुर परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर, किस नदी पर? शारदा नदी पर, चमोली जिले के कस्बा है टनकपुर, तो वहाँ पर स्थित है। अब जब शारदा नदी और चमोली आप लोगों ने सुन लिया है तो आंसर बिल्कुल सरल हो जाएगा इसका। अब क्या होगा आंसर? उत्तराखंड। ये दोनों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। तो टनकपुर परियोजना कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है, इसको काट लेना आप लोग। तो किस वंश के सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, या इसी को क्या बोला जाता है? राजेश्वरम मंदिर, जिसका निर्माण कब होता है दोस्तों? 11वीं सदी में के प्रारंभ में ही होता है। और इसको निर्माण करवाता कौन है? तो करवाता है राजराज प्रथम, जो राजेंद्र चोल का पिता होता है। तो दोस्तों जब राजेंद्र चोल की बात हो गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वंश होगा वो? चोल वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये रहा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। हाँ, अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो ये तंजौर में है। तंजौर यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में किस महत्वपूर्ण मानव अधिकार की रक्षा की जाती है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 के अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या इसी को बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो दोस्तों प्रस्तावना अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब हुआ था? 1976। और क्रम कौन सा था संशोधन का? 42। ये तो दोनों शब्द आपको सवाल में ही दिए हुए हैं। अब बात पूछा क्या गया है कि कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो एक बार की संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी, बिल्कुल आसान है दोस्तों। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद अगला आता है और अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे। तो इनको हम देख लेते हैं, इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा है? समाजवादी पहला ही है, संघी नहीं है, गणतंत्र प्रभु ये भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? समाजवादी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये तीनों शब्द दोस्तों आप लोग नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है,
1884 में किस बीमा विक्रेता ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था? ये तो आप लोगों ने 7वीं 8वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गलत हो जाएगा, ये है लुइस एडिसन वाटरमैन। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना 1900 कब की जाती है? 1977 में। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, कोरल रीफ अथवा प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों कोरल रीफ और प्रवाल भित्ति का निर्माण वैसे तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, लेकिन और अगर इसका थोड़ा सा और ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो सवाल बनता है कि कैल्शियम कार्बोनेट आता कहाँ से है? तो ये दोस्तों ये आता है सिलिट्रेटा जीव से। इससे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या बनता है? कोरल रीफ अथवा हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति। और लक्षद्वीप समूह जो है ना, वह इसी प्रवाल भित्ति के ऊपर बसा हुआ है। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, भारत के पश्चिम में है ना, तो एक कैसा द्वीप समूह है? ये प्रवाल भित्ति वाला है, यानी कोरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यह है प्रवाल भित्ति, इसी को बोलते हैं कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल कण की खोज की थी? यह भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। 8वीं और 7वीं 8वीं कक्षा के आसपास पढ़ाया जाता है ये हम सबको। तो रदरफोर्ड ने किसकी की थी? प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? थॉमसन या थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि प्रोटॉन सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, सैंधव क्षेत्रों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मतलब पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें मिली हुई हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पशु बना हुआ है? तो दोस्तों उसमें बना हुआ है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड बना हुआ है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं अपना हमारा आंसर कहाँ पे। शेर, बैल, घोड़ा, हाथी। अच्छा, इसमें कुबड़ वाला सांड नहीं लिखा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बैल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि इस तरह से ही सवाल पूछा गया है इसमें कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वो कैसी मोहरें थी? तो उनको बोला जाता है आहत मुद्रा। आहत मुद्रा, या अंग्रेजी में बोलते हैं पंच मार्क। तो हिंदी याद रखना आप लोग, हिंदी मीडियम से। आहत मुद्रा, आहत मुद्रा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ पर थप्पा लगा देना, मतलब ठोक देना किसी चीज़ को। तो वो जो चित्र बना होता है मोहर में, वो उस पर उभारा जाता है। देखते हैं अब अगला सवाल। यह कुबड़ वाला सांड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ करने वाला शासक पूछा गया है हमसे। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आप लोगों को दोस्तों। इस शासक को क्या कहा जाता है? अकबर का अग्रज या अग्रगामी या पूर्वगामी। यानी कि अकबर ने जो अच्छे काम किए हैं उससे पहले किसने ये काम प्रारंभ कर दिए थे? बिल्कुल सही, उसका नाम है शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा पट्टा एवं कबूलियत के बारे में। ये होता क्या है? पट्टा का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी भूमि एक तरह से बंजर पड़ी होती है या खाली होती है, सरकार किसको दे देती थी? मतलब शेरशाह सूरी ने क्या व्यवस्था की? वह भूमि दी जाती थी किसान को। तो जब किसान को भूमि दी गई तो उसको क्या बोला गया? पट्टा। ठीक है दोस्तों, अब किसान को अगर जैसे ही भूमि दी जाती थी उस समय उनसे पूछा जाता था कि अगर आप
इतनी भूमि ले रहे हैं तो इसका लगान यानी कि टैक्स इतना देना पड़ेगा। अगर किसान ने बोला कि हाँ हम ठीक है इतना टैक्स देंगे तो उसको क्या बोला जाता था? कबूलियत। किसान ने कबूल किया ना कि हाँ इतना हम देंगे, फसल के बाद देना पड़ता था, तो क्या हो गया वो? कबूलियत। तो यह है पट्टा और कबूलियत का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना पूर्वोत्तर के राज्य असम में है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? पूछा गया है कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का? प्राथमिक यानी कि कृषि, द्वितीयक यानी कि उद्योग, तृतीयक यानी कि सेवा क्षेत्र, और आसान भाषा में अगर बोलूं तो नौकरी। तो दोस्तों अब देख के तो आप लोग बता सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? कृषि से आता है, उद्योग से आता है या नौकरी से? बिल्कुल आसान भाषा में सवाल कर दिया है दोस्तों मैंने कि भारत में पैसा सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से आता है? खेती से, उद्योग धंधों से अथवा नौकरी से? तो इन तीन में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र से, यानी कि नौकरी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा परियोजना लागू की गई? तो दोस्तों छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा परियोजना लागू करने वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? इंडिया का फर्स्ट सी म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों? लोथल में। सिंधु सभ्यता में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने लोथल। लोथल क्या था सिंधु सभ्यता का? प्रमुख पत्तन यानी कि बंदरगाह था सिंधु सभ्यता में, या गोदीबाड़ा भी बोला जाता है इसको। तो लोथल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ये इस तरह से बना हुआ है, ये पानी के भीतर ये म्यूजियम बना है, जैसे कि ये जहाज रखा हुआ है, इस तरह से दिखाया जाता है समुद्र के भीतर जाके। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन किन देशों के मध्य इंदिरा सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो दोस्तों इंदिरा सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? भारत तो होगा ही एक, और दूसरा कौन सा है? भारत का पुराना दोस्त कहा जाने वाला रूस। पुराना या रूस को भारत का प्रारंभिक दोस्त भी बोला जाता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हाल ही में विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है फिनलैंड की सना मारिन। इनकी उम्र कितनी है? 34 साल, मात्र 34 साल की उम्र में फिनलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। ठीक है दोस्तों, चुनी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अच्छा, ये है सना मारिन। कौन है ये दोस्तों? सना मारिन कहाँ की हैं? और ये फिनलैंड की हैं। उम्र इनकी 34 साल है। नाम सना मारिन लिखा हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखती हैं। देखते हैं अब अगला सवाल। ये आज का आखिरी सवाल है हमारा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों WEF की, इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा होता है, ज़्यादातर ऐसा ही लिखा होता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वित्तीय देखभाल करती है विश्व की। 50वीं बैठक कहाँ हुई थी? दावोस में दोस्तों। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस वाले क्वेश्चन पे तो आप लोग 3 स्टार भी लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो या प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब देख लेते हैं कल का, जो ये WEF का लोगो दिया हुआ है। कल जो आप लोगों को सवाल दिया गया था उसका जवाब देख लेते हैं। सवाल था विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ पर स्थित है?
तो दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क मणिपुर, जिसका नाम है किबुल लामजाओ में स्थित है। अगर और डिटेल में देखना है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का सवाल आपके लिए। ये आपको होमवर्क है। एशिया की पहली तेल खदान कहाँ है? ये भी मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता ही है किस तरह से इसका आंसर दिया जाना है, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू।